अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई। और आज हम अपने लेक्चर में 7.3 फंजाई को डिस्कस करने जा रहे हैं। फंजाई एक्चुअली ऑर्गेनिज्म का एक इंतहाई सक्सेसफुल ग्रुप है। इसके अंदर लाखों स्पीशीज शामिल हैं और इनका साइज वेरी करता है, यानी ये इंतहाई स्मॉल यूनिसेलुलर ईस्ट से लेकर इंतहाई लार्ज टोड स्टूल और पफ बॉल्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो हैबिटेट है वो भी डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, यानी ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर भी रह सकते हैं, लेकिन मोस्टली फंजाई मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर हैप्पीली ग्रो करते हैं। जो फंजाई की स्टडी है उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं, यानी वो ब्रांच जिसमें हम फंजाई को स्टडी करते हैं वो माइकोलॉजी कहलाती है। आइए तो फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फंजाई आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक नॉन क्लोरोफिलस एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स, यानी यूनिसेलुलर भी होते हैं लेकिन मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। ईस्ट के अलावा तमाम के तमाम मल्टीसेलुलर हैं। यूकैरियोट्स होते हैं, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और ये अपनी गिजा खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरे अजसाम से एब्जॉर्प्शन के जरिए अपनी खुराक अपने जिस्म में लेकर जाते हैं। दे मे बी सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट, म्यूचुअलिस्ट एंड प्रीडेटर्स, यानी ये मुर्दा अजसाम से भी अपनी खुराक हासिल कर सकते हैं, दूसरे जिंदा अजसाम के अंदर या ऊपर रहकर और उनमें बीमारियां पैदा करके भी अपनी खुराक हासिल करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करके भी अपनी खुराक हासिल कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल लाइकेंस और माइकोराइजा है। और इसी तरह कुछ फंजाई शिकारी फंजाई होते हैं जो कि प्रीडेटरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं। अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो फंजाई की जो बॉडी है वो माइसीलियम कहलाती है, जो बहुत से धागे नुमा अजसाम यानी फिलामेंटस हाइफा पर मुश्तमिल होती है। हाइफा दो तरह के हो सकते हैं, कुछ सेपरेट हाइफा होते हैं, यानी उनमें एक क्रॉस वॉल या सेप्टा मौजूद होती है और ऐसे हाइफी या हाइफा पेनिसिलियम नामी फंगस में पाए जाते हैं, जबकि ये जो माइसीलियम है ये सेपरेट भी हो सकता है, यानी इनके जो हाइफा हैं उनके अंदर किसी किस्म की क्रॉस वॉल या सेप्टम मौजूद नहीं होगा और बेतहाशा या लातादाद न्यूक्लियाई बिखरे हुए होंगे, तो ऐसे माइसीलियम को हम सेनोसेटिक माइसीलियम कहते हैं और इसकी मिसाल एक्चुअली म्यूकर है। But in some fungi, these hyphae may pack together and organize to form complex reproductive structure in mushroom, puffballs and morels, यानी कुछ फंजाई के अंदर जिनकी मिसाल मशरूम, पफबॉल्स वगैरह हैं, ये जो हाइफी हैं ये इंतहाई ऑर्गेनाइज तरीके से पैक होकर कुछ खास किस्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है और काइटिन पर मुश्तमिल होती है और साथ ही साथ इनमें फिब्रिलर मटेरियल भी मौजूद होते हैं। मोस्ट फंगल सेल्स आर हैप्लॉइड एंड मल्टीन्यूक्लिएट, यानी ज्यादातर फंजाई के जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और उनमें न्यूक्लियस की तादाद ज्यादा हो सकती है। मल्टीन्यूक्लिएट वेजिटेटिव सेल्स आर कॉल्ड होमोकैरियोन्स इफ द न्यूक्लियाई आर सेम, यानी अगर तमाम न्यूक्लियस सेम होंगे तो ऐसे मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स को हम होमोकैरियोन कहेंगे, जबकि अगर ये न्यूक्लियाई डिफरेंट होंगे तो फिर ऐसे सेल्स को हम हेट्रोकैरियोन कहेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस के लिहाज से फंजाई के अंदर एक और स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है जिसे हम डाइकैरियोन कहते हैं। एक्चुअली व्हेन कैरियोगेमी इज डिलेड समटाइम indefinitely forming a cell containing a pair of sexually compatible nuclei, यानी बाद फंजाई में प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी के बीच का जो वक्फा होता है उस दौरान हर सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, तो ऐसे सेल को हम डाइकैरियोटिक सेल या डाइकैरियोन कहते हैं। डिफरेंट फंजाई के जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल स्पोर्स पैदा करते हैं जिनका नाम एक्चुअली उनकी क्लास से ही मिलता जुलता है, सच एज बेसिडियो माइकोटा में शामिल फंजाई बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह एस्को माइकोटा में शामिल फंजाई एस्को स्पोर्स पैदा करते हैं और ये स्पोर्स मियोसिस के थ्रू पैदा होते हैं जिनके फ्यूजन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट या डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनता है। Mostly fungi have a characteristic mitosis called nuclear mitosis, during which न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्रेक एंड स्पिंडल इज फॉर्म विद इन द न्यूक्लियाई, यानी फंजाई के अंदर एक खास किस्म की माइटोसिस होती है जिसे हम न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। इसमें एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी गायब नहीं होती या ब्रेक नहीं होती और स्पिंडल फॉर्म हो जाते हैं। फंजाई मोस्टली एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और अगर फूड को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत हो तो ये कुछ ऐसे एंजाइम्स फूड पर खारिज करते हैं जिनकी मदद से फूड सादा अजसाम में ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके बाद ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे कैन बी सेप्रोट्रॉप्स, यानी कि डिकम्पोजर्स के तौर पर भी काम करते हैं, मीन्स मुर्दा अजसाम के ऊपर एंजाइम खारिज करते हैं, उन्हें उनके सिंपल कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं और फंजाई को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। साथ ही साथ बहुत से फंजाई पैरासाइट
और कुछ फंजाई म्यूचुअलिस्टिक फंजाई भी होते हैं और अपनी ग़िज़ा कुछ फंजाई शिकार करके हासिल करते हैं। ऐसे फंजाई को हम प्रीडेटर्स फंजाई कहते हैं। ये जो सेप्रोट्रॉप्स फंजाई होते हैं ये अपनी ग़िज़ा एक्चुअली डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से हासिल करते हैं और इसके लिए इनकी जो हाइफी होते हैं उनसे छोटी छोटी सी रेशेनुमा अजसाम निकलते हैं जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। इन राइजोइड्स के जरिए ये अपनी ग़िज़ा को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी इनका जो एब्जॉर्प्टिव एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है और ये राइजोइड्स एक्चुअली सेल के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो पैरासाइटिक फंजाई हैं उनकी बॉडी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उनका जो होस्ट है वो किस तरह का है और ये जो पैरासाइट है यानी फंजाई है ये खुद किस तरह का है, ये इंटरसेलुलर है या इंट्रासेलुलर है। जो इंटरसेलुलर फंजाई होते हैं वो तो सेल के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट हो जाते हैं और अपने हाइफी की मदद से फूड एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो इंटरसेलुलर हाइफी होते हैं या फंजाई होते हैं वो सेल्स के दरमियान में रहते हैं, लेकिन इनसे भी छोटे छोटे रेशानुमा अजसाम निकलते हैं जिन्हें हम होस्टोरिया कहते हैं, जो कि सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर वहां से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। जो पैरासाइटिक फंजाई हैं उन्हें मजीद दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ फैक्युलेटेटिव पैरासाइट फंजाई होते हैं जो कि अपनी ग़िज़ा अपने होस्ट से भी हासिल कर सकते हैं और अगर ऐसा मैसर ना हो तो फिर आर्टिफिशियल मीडियम से भी अपनी खुराक हासिल कर सकते हैं। जबकि दूसरी क्लास जो है वो है ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई की। ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई होते हैं ये अपनी ग़िज़ा अपने होस्ट से ही हासिल करते हैं, अगर होस्ट ना हो तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जबकि वो फंजाई जो कि प्रीडेटर्स फंजाई होते हैं वो अपनी खुराक को ट्रैप करते हैं, जबकि म्यूचुअलिस्टिक फंजाई दूसरे जानदारों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करके अपनी खुराक हासिल करते हैं। मोस्टली फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं सिवाय फंजाई के एक ग्रुप के जिसे हम ड्यूटोमाइकोटा या फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। ये जो इम्परफेक्टाई फंजाई हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं होता है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन एक्चुअली स्पोर्स के जरिए होती है और ये स्पोर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोनिडिया फॉर्मेशन भी हो सकती है और फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के जरिए भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन के अंदर एक्चुअली एक हाइफी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा फिर नया माइसीलियम बनाने की सलाहियत रखता है। बडिंग के अंदर एक छोटी सी बड प्रोड्यूस होती है जो डिटैच होकर एक न्यू माइसीलियम बना सकती है। कोनिडिया छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं जो मैच्योर होकर हवा के जरिए डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर न्यू माइसीलियम बनाने का काम करते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त ज़्यादातर न्यूक्लियाई के अंदर दो तरह के गैमेट होते हैं जो कि फ्यूज हो जाते हैं और फिर उनमें मियोसिस का अमल होता है और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में फूड स्टोर हो तो फिर वो मोस्टली ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, यानी जो फॉर्म एनिमल्स के अंदर होती है वही फॉर्म्स फंजाई में होती है। जबकि हम जानते हैं कि पौधों में जो फूड है वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर होता है। प्रीवियसली फंजाई को प्लांट्स के साथ क्लासिफाई किया जाता था और उसकी बुनियाद एक्चुअली ये थी कि जिस तरह प्लांट में सेल वॉल होती है इनमें भी सेल वॉल होती है, इसी तरह जैसे प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होते तो इनमें भी सेंट्रियोल नहीं होते, और जिस तरह प्लांट नॉन मोटाइल होते हैं इस तरह फंजाई भी नॉन मोटाइल होते हैं, इसीलिए प्रीवियसली इन्हें प्लांट्स के साथ क्लासिफाई किया जाता था। जबकि बाद में जब फंजाई को स्टडी किया गया तो ये भी पता चला कि एक्चुअली फंजाई एनिमल्स के कैरेक्टर भी रखते हैं, यानी इनमें सेल वॉल तो होती है लेकिन क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। इसी तरह से ये एक्चुअली एनिमल्स की तरह हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रखते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो प्लांट की तरह सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होती है, बल्कि इनकी सेल वॉल दूसरे केमिकल काइटिन से बनी हुई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई ना ही तो कम्प्लीटली प्लांट से मिलते हैं और ना ही एनिमल से मिलते हैं, इसलिए इन्हें एक अलग ग्रुप फंजाई के अंदर रखा गया। इसी तरह जब इनकी न्यूक्लियर स्टडी की गई तो ये पता चला इनके डीएनए की स्टडी से कि ना इनका डीएनए प्लांट की तरह का है और ना एनिमल की तरह का है, यानी ये कम्प्लीटली डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए इन्हें डिफरेंट किंगडम में रखा जाए। लिहाजा फंजाई को एक अलहदा किंगडम फंजाई का नाम दिया गया। इसके मोस्ट फेमस मेम्ब्रान्स में शामिल हैं पेनिसिलियम, मेकर और राइजोपस वगैरह। राइजोपस मेकर को हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। फंजाई एक्चुअली कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे ज्यादा बड़ा और सक्सेसफुल ग्रुप है। एक्चुअली इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो अंदाजन 1 लाख स्पीशीज मौजूद हैं। डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, यानी वे ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, म्यूचुअलिस्टिक भी हो सकते हैं और प्रीडेटर्स के तौर पर भी अपनी न्यूट्रिशन हासिल कर सकते हैं। जो पैरासाइट होते हैं वो एक्चुअली हार्मफुल पैथोजेंस कहलाते हैं। बॉडी इनकी माइसीलियम कहलाती है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और ये सेप्रोफाइट पैरासाइट जैसा कि मैंने बताया और अपनी ग़िज़ा एक्चुअली एब्जॉर्प्शन के जरिए हासिल करते हैं।
इनकी बॉडी माइसीलियम कहलाती है और माइसीलियम जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक सेनोसेटिक माइसीलियम कहलाता है और दूसरा सेप्टेट माइसीलियम कहलाता है। जो सेनोसेटिक माइसीलियम होता है उसमें एक्चुअली कोई किसी किस्म का सेप्टम मौजूद नहीं होता है और तमाम के तमाम न्यूक्लियस बगैर किसी सेप्टम के मौजूद होते हैं, जबकि जो सेप्टेट माइसीलियम होता है उसके अंदर सेल्स बाकायदा बने हुए होते हैं और हर सेल के अंदर एक या बेसिडियोमाइकोटा में बाजों का दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल्स फंजाई की रस्ट फंगस, स्मट फंगस, रिंग वर्म, मशरूम और ईस्ट वगैरह है। इसमें से जैसा कि रस्ट फंगस है ये पौधों में बीमारी पैदा कर रहा होता है, स्मट भी पौधों में बीमारी पैदा करता है, रिंग वर्म इंसानों में जिसे हम दाद कहते हैं जिल्द की बीमारी पैदा कर रहा होता है, मशरूम कुछ तो जहरीले होते हैं लेकिन बहुत से मशरूम खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और ईस्ट एक्चुअली बहुत सी बीमारियां भी पैदा करता है लेकिन दूसरी तरफ बहुत से फवाइद में इस्तेमाल होता है, स्पेशली फर्मेंटेशन के अंदर तमाम डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर फंजाई के माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह का होता है और ये एक्चुअली वेजिटेटिव पार्ट होता है फंगस का और धागों का बना हुआ एक गुच्छा होता है, यानी मास ऑफ ब्रांचिंग ऑफ थ्रेड लाइक हाइफी। ये धागों का बना हुआ गुच्छा होता है और इसका हर धागा एक्चुअली अलग, अगर उसे देखें तो वो हाइफी कहलाता है और जब बहुत सारे हाइफी एक गुच्छा बना लेते हैं तो उसे हम माइसीलियम का नाम देते हैं। माइसीलियम दो तरह का होता है, एक सेनोसेटिक एक सेप्टेट। इस तरह से यहाँ पर ये आप डायग्राम में देख सकते हो कि सेनोसेटिक माइसीलियम एक्चुअली द हाइफी ऑफ दिस माइसीलियम आर अनसेप्टेड एंड मल्टी, यानी कि इस माइसीलियम के अंदर जो हाइफी ये धागा आपको नजर आ रहा है, ये देखिए इसके अंदर कोई सेप्टम यानी बीच में कोई दीवार या कोई रुकावट मौजूद नहीं है और तमाम के तमाम न्यूक्लियाई जो हैं वो बिखरे हुए हैं, इसलिए इसे अनसेपरेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। और दूसरी तरफ ये सेपरेट माइसीलियम में देखिए द हाइफी ऑफ दिस माइसीलियम आर सेपरेट एंड यूनी न्यूक्लिएट, यानी जो हाइफी है उनके बीच में ये छोटे छोटे से सेप्टम्स मौजूद हैं, इस तरह से बिल्कुल जैसे कि ये सेल्स बने हुए हैं और हर सेप्टम के अंदर या हर खाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद है। तो ऐसे माइसीलियम को हम सेपरेट एंड यूनी न्यूक्लिएट माइसीलियम कहते हैं। अगर न्यूट्रिशन के लिहाज से फंजाई को देखें तो ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं, यानी कि ये अपनी गिजा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से हासिल करते हैं। सपोज जिस तरह से हमारा जो खुराक वगैरह है, खाना अगर रख दें उसके ऊपर फफूंद या फंगस लग जाए तो वो एक्चुअली वो फंगस होते हैं जो सेप्रोफाइट फंगस होते हैं। साथ ही साथ ये सिम्बियोटिक भी होते हैं, सिम्बियोटिक का मतलब दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लेते हैं और इसकी मिसाल लाइकेन और माइकोराइजी है। लाइकेन एक्चुअली एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसमें फंजाई अलजी के साथ दोस्ती करते हैं और अलजी से ये अपने न्यूट्रिशन हासिल करते हैं और अलजी इनके साथ रहकर इनसे जो इनकी जो माइसीलियम है ब्रांचिंग है उससे मॉइस्ट एनवायरनमेंट हासिल करता है। और साथ ही साथ माइकोराइजी एक्चुअली जो फंगस पौधों की कुछ हायर प्लांट्स की जड़ों के साथ ताल्लुक कायम कर लेते हैं, तो ये फंगस जमीन से न्यूट्रिशन और वाटर एब्जॉर्ब करके पौधे की जड़ों को देते हैं और पौधे इनको एक्चुअली रिहाइश प्रोवाइड कर रहे होते हैं। न्यूट्रिशन के लिहाज से नेक्स्ट टाइप है पैरासाइट फंजाई। ये जो पैरासाइट फंजाई होते हैं ये एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रहते हैं लेकिन दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं करते बल्कि बीमारियां पैदा कर रहे होते हैं और ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसा कि एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो फंगस होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बॉडी सरफेस पर ग्रो करते हैं, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी दाद की, जिल्द की जो बीमारियां होती हैं, नाखूनों पर फंगस लग जाता है, जिल्द पे फंगस लग जाता है जिसे हम रिंगवर्म या दाद कहते हैं, वो एक्चुअली एक्टोपैरासाइट फंगस होते हैं। कुछ फंगस एंडोपैरासाइट भी होते हैं। एंडोपैरासाइट फंगस वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर की तरफ रहते हैं। बहुत सारे फंगस बॉडी के अंदर की तरफ कुछ ऑर्गेन्स होते हैं उनके अंदर जाकर और वहां एक्चुअली एक्टिविटी करते हैं, तो उसके नतीजे में जो बीमारियां पैदा होती हैं वो एक्चुअली वो फंजाई एंडोपैरासाइट फंजाई कहलाते हैं। कुछ पैरासाइट जो है फंजाई ऑब्लिगेट होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है दे डिपेंड कंप्लीटली ऑन होस्ट, यानी अपने होस्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर होस्ट ना हो तो वो जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि अपनी खुराक खुद कहीं से भी हासिल नहीं कर सकेंगे। जबकि कुछ फंगस फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं और ये अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं लेकिन अपनी खुराक अपने माइसीलियम से निकलने वाली छोटी छोटी जड़ें जिन्हें होस्टोरिया कहते हैं उनसे भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो भी इनका होस्ट हो उसके बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। नेगेटिव इंपॉर्टेंस के लिहाज से जो फर्स्ट नेगेटिव इंपॉर्टेंस है फंजाई की वो है फूड स्पॉयलेज। बहुत से सेप्रोफिटिक फंजाई हमारी खुराक को खराब करने का सबब बनते हैं और इनकी वजह से हमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ को बर्दाश्त करना पड़ता है, यानी खासी मिकदार में हमारी खुराक को ख़राब करते हैं। और इनके ख़राब करने का तरीका मेनली ये होता है कि बहुत से फंजाई लाइक टोडस्टूल्स नामक फंजाई जो हैं उनके अंदर कुछ पॉइजनस जहरीले अल्कलॉइड यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि खानों को खराब कर देते हैं और अगर वो खाना उसके बाद कोई ह्यूमन बीइंग या एनिमल यूज करे तो वो डायरेक्टली उसके नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं। और नेक्स्ट जो इनकी नेगेटिव इंपॉर्टेंट है वो है कि ये सिर्फ खाने की चीज़ों को ख़राब नहीं करते हैं बल्कि दूसरी ज़रूरियात की अशिया को भी ख़राब कर देते हैं। मिसाल के तौर पर लेदर की जैकेट्स है, लेदर के शूज़ वगैरह हैं और लेदर का दूसरा मटेरियल है उसे ये बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह हमारे एक्सपेंसिव ऊन के स्वेटर्स, उसके अलावा स्कार्फ वगैरह है, उन्हें ख़राब करने के जिम्मेदार बनते हैं। हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें रखी हुई बुक्स पर अटैक करके उसे ख़राब कर देते हैं, उसमें फंगस लग जाता है। इसी तरह से टिम्बर और कॉटन की अशिया को ख़राब करने के जिम्मेदार होते हैं।
नंबर 3 पर है ह्यूमन एंड एनिमल डिसीजेस। इंसानों और जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियों की वजह दरअसल पैथोजेनिक फंजाई हैं। मिसाल के तौर पर डिफरेंट टाइप की डिसीजेज स्किन के अंदर जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, रिंगवर्म जिसे हम दाद भी कहते हैं, अक्सर ऐसी जिल्द पे हो जाते हैं जहाँ पसीना वगैरह रहता हो या सफाई का ख्याल ना हो। दूसरे नंबर पर एथलेट फुट। ये बीमारी एथलेट फुट इसलिए कहलाती है कि जो एथलेट पर्सन होते हैं वो अक्सर शूज पहनकर रखते हैं, सॉक्स पहनकर रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पसीना जमा हो जाता है और ये फंगस एक्टिव हो जाता है और इसलिए इस बीमारी का नाम एथलेट फुट है। वैसे ये पैरों के नाखूनों के अंदर अक्सर या हाथ पैरों के नाखूनों में ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा फंजाई के स्पोर्स जो सेंसिटिव पीपल्स होते हैं उनमें एलर्जी का सबब भी बनते हैं। मिसाल के तौर पर हिस्टोप्लाज्मोटाइसिस फेफड़ों में पैदा होने वाला एक सीरियस इन्फेक्शन है और इसका सबब दरअसल फंगल स्पोर्स ही होते हैं। फंजाई की कुछ स्पीशीज इंसानों में बोन टिश्यूज के सिस्टमिक इन्फेक्शन का सबब बनती हैं, यानी जो बोन्स के टिश्यूज हैं वो डैमेज होने लगते हैं। और इसके साथ साथ कुछ स्पीशीज यानी एनारोबिक फंजाई की कुछ स्पीशीज जो हैं वो फैटल लंग डिसीज का सबब भी बनती हैं। एक कैंडिडा एल्बिकस नामी फंगस एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के अंदर ओरल और विजाइनल थ्रश का सबब भी बनता है। एस्परजिलस नामी फंगस कानों और फेफड़ों की बीमारी एस्परजिलोसिस का सबब बनता है, जबकि एक मोनिलिया नामी फंगस जिल्द, मुंह और मसूड़ों की सूजन वाली बीमारी एक्चुअली मोनिलियसिस का सबब बनता है। इंसानों और जानवरों के साथ साथ बहुत से फंगस पौधों में भी बीमारियां पैदा करते हैं और हमारी फसलों को तबाह करके शदीद इकोनॉमिक लॉस का सबब बनते हैं। इनमें सरफहरिस्त जो बीमारियां हैं उनमें डिफरेंट टाइप के रस्ट, स्मॉट, डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह शामिल हैं। हमारी अहम फसलें मिसाल के तौर पर एप्पल, ग्रेप, चेरी और रोजेस वगैरह की जो फसलें हैं वो ज़्यादातर पाउडरी मिल्ड्यू से शदीद मुतासर होती हैं, जबकि हमारी सीरियल्स मिसाल के तौर पर गंदम, मकई वगैरह जो है वो स्मट और रस्ट नामी बीमारियों से शदीद मुतासर होती हैं और शदीद इकोनॉमिक लॉस का सबब बनती हैं। पॉजिटिव इंपॉर्टेंस यानी फायदेमंद फंजाई में सबसे पहला नंबर आता है डीकम्पोजर्स का। डिफरेंट टाइप के सैप्रोफिटिक फंजाई डीकम्पोज करने का काम करते हैं, यानी कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को डीके करके उनको एक्चुअली सिंपल कंपाउंड्स के अंदर तोड़ देते हैं। इस तरह ये एक तरफ तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का सबब बनते हैं और दूसरी तरफ ये एक्चुअली सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने का सबब बन रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर फॉस्फेट, सल्फेट वगैरह। नेक्स्ट नंबर जो है बेनिफिशियल फंजाई का, उनके अंदर है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फंजाई, यानी फंजाई को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे पहला नंबर जो आता है वो मशरूम्स का आता है। डिफरेंट टाइप के एडिबल मशरूम्स ऐसी प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं। उसके अलावा कुछ विटामिन और मिनरल्स वगैरह भी इन मशरूम्स में मौजूद होते हैं और साथ ही साथ ये इंतहाई डिलीशियस भी होते हैं। इसके अलावा फंजाई फर्मेंटेशन का काम करते हैं, यानी बैक्टीरिया के साथ साथ फंजाई भी फर्मेंटेशन की इंडस्ट्रीज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर एक फंगस एस्परजिलस ओराइजा एक्चुअली सोयाबीन को फर्मेंटेट करके सोया सॉस में कन्वर्ट करने का काम कर रहा होता है। उसी तरह एक्चुअली बेकर्स ईस्ट या सेक्रोमाइसिस सर्विसिया नामी जो फंगस है, जिसे हम नॉर्मली ईस्ट के या खमीर के नाम से जानते हैं, ये भी एक्चुअली जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं डिफरेंट टाइप की, उनके अंदर इंतहाई अहमियत का आमिल है। मिसाल के तौर पर ये शुगर को फर्मेंटेट करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट बनाने का काम करता है, मिसाल के तौर पर वाइन, बियर और ब्रेड वगैरह। फंजाई की नेक्स्ट एक्चुअली पॉजिटिव इंपॉर्टेंस के अंदर आते हैं एंटीबायोटिक्स। मैनी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंजाई। डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स फंजाई से हासिल किए जा रहे हैं और फर्स्ट एंटीबायोटिक भी एक्चुअली फंजाई से ही हासिल किया गया था, जिसे हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। वो एक्चुअली पेनिसिलियम नामी फंगस से हासिल किया गया था और उसके अलावा कुछ और एंटीबायोटिक्स के अंदर क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन वगैरह शामिल हैं। लेकिन ये जो पेनिसिलिन नामी एंटीबायोटिक है डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के लिए इंतहाई इफेक्टिव है, जो कि एक्चुअली डिफ्थेरिया, नमूनिया, मेनिंगाइटिस और सिफिलिस और गोनोरिया नामी बीमारियों का सबब बनते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है फंजाई की बायोलॉजिकल कंट्रोल। फंजाई बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज हो रहे हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ये होता है कि किसी एक एनिमल का दूसरे एनिमल से शिकार किया जाए और उसमें केमिकल्स वगैरह यूज ना हो, तो फंजाई एक्चुअली अपने हाइफी के कुछ इस तरह के रिंग बना लेते हैं जिनके अंदर जमीन में पाए जाने वाले नेमाटोड फंस जाते हैं, या फिर ये अपने फंजाई से कुछ ऐसे स्टिकी मटेरियल खारिज करते हैं जिनसे नेमाटोड चिपक जाते हैं और इस तरह से जमीन से नेमाटोड की जो बीमारी होती है जो पौधों को नुकसान पहुंचा रही होती है उसका खात्मा हो जाता है। इस तरह ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फंजाई की फंजाई एंड बायोटेक्नोलॉजी।
जैसा कि हम जानते हैं कि फंजाई का ताल्लुक यूकैरियोट से है, तो बीइंग अ यूकैरियोट्स दे हैव द पोटेंशियल टू बी इंजीनियर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बायोकेमिकल्स, यानी कि वो बायोकेमिकल्स जो कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो एक्चुअली फंजाई के अंदर उनके जीन इंट्रोड्यूस करवा के वो केमिकल फंजाई से हासिल किए जा सकते हैं। मैनी फंजाई हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट लो वैल्यू वेस्ट इनटू यूजफुल कंपाउंड्स सच एज विटामिन्स, हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स, यानी बहुत से जो फंजाई हैं उनके अंदर ही सलाहियत मौजूद होती है कि वो ऐसे कचरे को जो कि किसी काम का नहीं है उसे फायदेमंद कंपाउंड्स में तब्दील कर देते हैं, मिसाल के तौर पर विटामिन्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह। फंजाई की नेक्स्ट पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है जेनेटिक रिसर्च। डिफरेंट टाइप की जेनेटिक रिसर्च के अंदर एक्चुअली फंजाई को एक मॉडल के तौर पर यूज किया जा रहा है, और न्यूरोस्पोरा नामी फंगस जिसे हम कॉमनली और इन ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, उसके अलावा ईस्ट जिसे हम खमीर कहते हैं, ये एक्सटेंसिवली एक्चुअली जेनेटिक रिसर्च के अंदर यूज हो रहा है, और इसके इस्तेमाल से हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड फंजाई तैयार कर रहे हैं, और उन फंजाई से डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स, विटामिन्स और मेडिसिन हासिल की जा रही हैं, स्पेशली इंसुलिन हासिल की जा रही है। नेक्स्ट पॉजिटिव इंपॉर्टेंस जो फंजाई की है वो है फंगल म्यूचुअलिज्म। फंगस जो है वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप के जरिए भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को फायदा पहुंचाते हैं और उनसे फायदा हासिल करते हैं। द लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिएंट रिसाइकल। तो इसके अंदर सबसे पहले है माइकोराइजा फंगस जो है ये एक्चुअली डिफरेंट टाइप के जो हायर प्लांट्स होते हैं यानी वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इनकी जड़ों के साथ एक खास किस्म का दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, और इनकी जड़ों के एक्चुअली ये मास को इंक्रीज कर लेते हैं। यानी जो एक नॉर्मल प्लांट है जो कि माइकोराइजा रिलेशनशिप नहीं रखता है, उसके मुकाबले में वो प्लांट जिसको माइकोराइजा रिलेशनशिप जिसने कायम की है वो ज्यादा न्यूट्रिएंट और वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये जो फंजाई हैं ये उनकी जड़ों का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और वे डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर फास्फोरस, जिंक, कॉपर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह। नेक्स्ट जो फंगल की म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है उसे हम लाइकेंस का नाम देते हैं। लाइकेंस एक्चुअली फंगस और डिफरेंट टाइप के अलजी और स्पेशली ग्रीन अलजी और साइनोबैक्टीरिया के दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुक है जिसके अंदर दोनों को फायदा पहुंचता है। इसमें एक्चुअली जो अलजी हैं वो फंगस को डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं एब्जॉर्ब करके, जबकि फंगस अपने अलगल पार्टनर को एक्चुअली शेल्टर प्रोवाइड करता है और उसे स्ट्रॉन्ग लाइट से और डेजिकेशन से बचाता है। ये जो लाइकेंस हैं ये एक्चुअली इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि ये एयर पोल्यूशन के बायो इंडिकेटर के तौर पर भी यूज होते हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।